हेलो लिसनर्स, आज हम सुनने जा रहे हैं हैरी पॉटर की पार्ट 2 नॉवेल हैरी पॉटर और रहस्यमय तहखाना। यह कोई पहली बार नहीं हुआ था जब प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में नाश्ते के समय बहस हुई हो। वर्नॉन डर्सली की नींद सुबह जल्दी खुल गई थी। वे अपने भांजे हैरी की मादा उल्लू के चीखने की वजह से जाग गए थे। वे नाश्ते की टेबल पर गरज रहे थे। इस हफ्ते में यह तीसरी बार हुआ है। अगर तुम उस उल्लू को काबू नहीं रख सकते तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। हैरी ने एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा, वो बोर हो गई है, उसे खुले आसमान में उड़ने की आदत है। अगर मैं उसे सिर्फ रात को खुला छोड़ दूं तो शायद। वर्नॉन अंकल घुर्राए, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? यह बोलते समय तले अंडे का एक टुकड़ा उनकी घनी मूंछों पर लटक रहा था। मैं जानता हूँ उस उल्लू को बाहर निकालने के बाद क्या होगा। उन्होंने और उनकी पत्नी पिटूनिया ने एक दूसरे की तरफ रहस्यमय अंदाज में देखा। हैरी ने जवाब देने की कोशिश की, परंतु उसके शब्द डर्सली के बेटे डडली की लंबी और तेज डकार के नीचे दब गए। मुझे और नाश्ता चाहिए। पिटूनिया आंटी ने अपने भारी भरकम बेटे को लाड़ भरी नज़रों से देखते हुए कहा, कढ़ाई में और नाश्ता रखा है मेरे लाडले। इतने समय बाद तो तुम्हें जी भर कर खिलाने का मौका मिला है। मुझे नहीं लगता कि स्कूल में तुम्हें अच्छा खाना मिलता होगा। पिटूनिया, फालतू की बात मत करो। जब मैं स्मेल्टिंग्स में था तो कभी भूखा नहीं रहा। वर्नॉन अंकल जोश से कहा, डडली को वहाँ खाने की कमी नहीं रहती होगी, है ना बेटा? डडली इतना मोटा था कि उसके पुट्टे किचन की कुर्सी के दोनों तरफ लटक रहे थे। वह यह सुनकर मूर्खों की तरफ मुस्कुराया और हैरी की तरफ मुड़ा। मुझे कढ़ाई उठा कर दो, हैरी ने चिढ़ कर कहा। तुम जादुई शब्द बोलना तो भूल ही गए। इस सामान्य से वाक्य का पूरे परिवार पर अविश्वसनीय असर हुआ। डडली की सांस रुक गई और वो हाँफते हुए कुर्सी से इतनी तेजी से गिरा कि पूरा किचन हिल गया। मिसेस डर्सली ने चीख कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिस्टर डर्सली उछल खड़े हो गए और उनकी कनपटी की नसें फड़कने लगी। हैरी ने तत्काल कहा, मेरा मतलब यह था कि उसने प्लीज़ नहीं कहा था। मेरा मतलब और कुछ नहीं था। उसके अंकल गुस्से में टेबल पर थूक उड़ाते हुए गरजे, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे घर में जादू का नाम भी मत लेना। परंतु मैं तो। वर्नॉन अंकल टेबल पर मुक्का मारते हुए दहाड़े, डडली को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैरी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि छत के नीचे तुम्हारी असामान्य हरकतों का जिक्र हो। हैरी ने अपनी बैंगनी चेहरे वाले अंकल से नज़रें हटाई और पीले चेहरे वाले आंटी की तरफ देखा, जो डडली को उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। हैरी बोला, ठीक है। वर्नॉन अंकल वापस बैठ गए। बहरहाल वे अब भी किसी भड़के हुए गैंडे की तरह हाँफ रहे थे। अपनी छोटी तेज आंखों के कोनों से हैरी पर करीबी निगाह रखे थे। जब से हैरी गर्मी की छुट्टियों में घर लौटा था, वर्नॉन अंकल उससे इस तरह बर्ताव कर रहे थे मानो वह कोई बम हो जो किसी भी समय फट सकता है। इसका कारण यह था कि हैरी सामान्य बच्चा नहीं था। सच तो यह है कि वह उतना ही असामान्य था जितना हुआ जा सकता था। हैरी पॉटर एक जादूगर था जो हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय में 1 साल तक पढ़ने के बाद घर लौटा था। और अगर डर्सली दंपति छुट्टियों में उसके घर आने की वजह से दुखी थे तो हैरी उनसे भी ज़्यादा दुखी था। उसे हॉगवर्ट्स की इतनी याद आती थी जैसे उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा हो। उसे महल के रहस्यमय गलियारों और भूतों की याद आती थी, अपनी जादू की पढ़ाई, शायद जादुई कड़े के टीचर स्नैप को छोड़कर, उल्लुओं द्वारा लाई जाने वाली डाक, बड़े हॉल में दावतें खाना, टावर के कमरे में मसहरीदार पलंग पर सोना, चाबियों और मैदान के रखवाले हैग्रिड के अंधेरे जंगल के पास बने घर तक जाना, ये सब उसे याद आता था। उसे सबसे ज़्यादा याद क्विडिच की आती थी, जो जादूगरों की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था। 6 ऊंचे गोल पोस्ट, 4 उड़ती गेंदें और जादुई झाड़ुओं पर उड़ते 14 खिलाड़ी। जैसे ही हैरी घर आया था, वैसे ही वर्नॉन अंकल ने उसके मंत्र की सारी किताबें
जादुई छड़ी, दुशाले, कड़ाही और बेहतरीन निम्बस 2000 झाड़ू को सीढ़ी के नीचे वाले अलमारी में ताले में बंद कर दिया था। पूरी गर्मियों में क्विडिच की प्रैक्टिस ना करने के कारण अगर हैरी को उसके हाउस की क्विडिच टीम से निकाल दिया जाए तो डर्सी दंपति को इस बात की क्या परवाह थी। अगर हैरी बिना होमवर्क के स्कूल जाएगा तो डर्सी दंपति को इससे क्या फ़र्क पड़ता था। डर्सी दंपति ऐसे लोग थे जिन्हें जादूगर मगलू कहते थे, ऐसे लोग जिनकी नसों में जादुई खून की एक बूंद भी न हो। उनके हिसाब से परिवार में किसी जादूगर का होना सबसे शर्मनाक बात थी। वर्नॉन अंकल ने हैरी की उल्लू हेडविग को भी उसके पिंजरे में बंद करके ताला लगा दिया था ताकि वह जादूगरों की दुनिया में किसी के पास संदेश ना ले जा सके। हैरी का हुलिया बाकी परिवार से बिल्कुल अलग था। वर्नॉन अंकल भारी भरकम थे, उनकी गर्दन ना के बराबर थी और उनकी मूंछें बड़ी तथा काली थी। पिटूनिया आंटी का चेहरा पतला और घोड़े की तरह था। डडली सुनहरे बालों वाला, गुलाबी और सूअर की तरह मोटा था। दूसरी तरफ हैरी छोटा और दुबला था। उसकी आंखें चमकदार हरी थीं और उसके गहरे काले बाल हमेशा बिखरे रहते थे। वह गोल चश्मा पहनता था और उसके माथे पर एक पतला बिजली गिरने जैसे आकार वाला एक निशान था। इस निशान ने ही हैरी को खास तौर पर असामान्य बना दिया था, बाकी जादूगरों से भी ज़्यादा असामान्य। यह निशान हैरी को उस बहुत रहस्यमय अतीत की इकलौती निशानी थी जिस वजह से उसे 11 साल पहले डर्सली दंपति की चौखट पर छोड़ा गया था। 1 साल की उम्र में हैरी न जाने कैसे दुनिया के सबसे बड़े शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के शाप से बच गया था, जिसका नाम लेने में ज़्यादातर जादूगर और जादूगरनियाँ आज भी डरते थे। वोल्डेमॉर्ट के हमले में हैरी के माता पिता मारे गए, परंतु वह बिजली गिरने जैसे निशान के साथ बच गया और किसी भी तरह कोई नहीं जानता कि क्यों। जिस पल वोल्डेमॉर्ट हैरी को नहीं मार पाया उसी पल उसकी तमाम शक्तियाँ चली गईं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए हैरी को उसकी मृत माँ की बहन और उनके पति ने पाला। उसे डर्सली परिवार में रहते रहते 10 साल हो चुके थे, परंतु वह यह कभी नहीं समझ पाया कि उसके आसपास अजीब घटनाएं क्यों होती रहती थीं। उसे डर्सली परिवार की इस कहानी पर विश्वास था कि जिस कार दुर्घटना में उसके माता पिता मरे थे उसी ने उसके माथे पर यह निशान बना था। परंतु ठीक 1 साल पहले हॉगवर्ट्स से हैरी के नाम एक खत आया और सारी सच्चाई सामने आ गई। हैरी जादूगरों के स्कूल में पढ़ने चला गया, जहां वह और उसका निशान दोनों ही मशहूर थे। परंतु अब स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए वह मजबूरन छुट्टियों में डर्सली परिवार के साथ रहने के लिए वापस आया था। यहाँ उसके साथ ऐसे कुत्ते की तरह बर्ताव किया जाता था जो किसी गंदी जगह में लोट लगा कर आया हो। डर्सली परिवार को तो इतना भी याद नहीं था कि आज हैरी का 12वां जन्मदिन है। जाहिर है उसे उनसे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी। केक की बात तो रहने ही दें, उन्होंने उसे कभी ढंग का तोहफा भी नहीं दिया था, लेकिन उसके जन्मदिन को बिल्कुल अनदेखा कर देना। खैर, उसी पल वर्नॉन अंकल ने अपना गला साफ करते हुए महत्वपूर्ण अंदाज में कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हैरी ने ऊपर की तरफ देखा, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वर्नॉन अंकल ने कहा, आज के दिन मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा करूंगा। हैरी दोबारा अपना टोस्ट खाने लगा। उसने कड़वाहट से सोचा, वर्नॉन अंकल अपनी मूर्खतापूर्ण डिनर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में वे सिर्फ इसी के बारे में बातें कर रहे थे। एक अमीर भवन निर्माता और उसकी पत्नी डिनर पर आ रहे थे और वर्नॉन अंकल को उम्मीद थी कि वह भवन निर्माता उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। वर्नॉन अंकल की कंपनी ड्रिल बनाती थी। वर्नॉन अंकल बोले, चलो लोग एक बार फिर कार्यक्रम दोहरा लें, हम सब 8 बजे अपनी अपनी जगह पर होंगे। पिटूनिया, तुम रहोगी यहाँ बैठक में। पिटूनिया आंटी तत्काल बोली, अपने घर में उनके स्वागत के लिए तैयार। बहुत बढ़िया। और डडली बेटा तुम? दरवाज़ा खोलने के इंतज़ार में। डडली ने चेहरे पर एक बनावटी और भद्दी सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैसन अंकल आंटी, लाइए मैं आपके कोट संभाल कर रख दूँ। पिटूनिया आंटी गदगद होकर बोली, वे सोचेंगे कितना प्यारा बच्चा है।
शाबाश डडली, वर्नॉन अंकल ने कहा। फिर वे हैरी की तरफ मुड़े। और तुम? हैरी ने भावहीन स्वर में जवाब दिया, अपने बेडरूम में बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूँ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करना, वर्नॉन अंकल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। पिटूनिया, मैं उन लोगों को बैठक में लेकर आऊँगा, तुम्हारा परिचय कराऊँगा और उनके लिए ड्रिंक्स बनाऊँगा 8:15 बजे। मैं कहूँगी डिनर तैयार है, पिटूनिया आंटी बोली। और डडली बेटा, तुम बोलोगे? मैसन आंटी, आइए मैं आपको डाइनिंग रूम में ले चलूँ। डडली ने अपनी मोटी बाँह एक अदृश्य महिला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पिटूनिया आंटी नाक से सांस खींचते हुए बोली, मेरा आदर्श सभ्य बच्चा। और तुम? वर्नॉन अंकल ने खा जाने वाले अंदाज में हैरी से पूछा। अपने बेडरूम में बिल्कुल चुपचाप, जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं, हैरी ने नीरस अंदाज में कहा। बिल्कुल ऐसा ही करना। अब हमारा लक्ष्य है डिनर के दौरान उनकी तारीफ में कुछ वाक्य बोलना। पिटूनिया, तुम इस मौके पर क्या कहोगी? मिस्टर मैसन, वर्नॉन ने मुझे बताया कि आप गोल्फ के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मिसेस मैसन, आपकी ये ड्रेस कहाँ से खरीदी? बहुत बढ़िया। और डडली बेटा, तुम क्या कहोगे? यह कैसा रहेगा? हमें स्कूल में अपने आदर्श व्यक्ति पर निबंध लिखना था और मैसन अंकल, मैंने आपके बारे में लिखा था। पिटूनिया आंटी और हैरी दोनों के लिए इसे पचाना मुश्किल था। पिटूनिया आंटी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। दूसरी तरफ हैरी ने अपना मुंह टेबल के नीचे छुपा लिया ताकि कोई उसे हंसते हुए ना देख ले। और तुम लड़के? हैरी ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे भावहीन बनाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, अपने बेडरूम में बिल्कुल चुपचाप, जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करना, वर्नॉन अंकल ने जोर देते हुए कहा। मैसन दंपति तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते और हम चाहते भी नहीं कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। पिटूनिया, डिनर ख़त्म होने के बाद तुम मिसेस मैसन को कॉफ़ी पिलाने के लिए बैठक में ले जाना और मैं चर्चा को ड्रिल तरफ मोड़ दूंगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो 10 बजे की न्यूज़ से पहले मैं समझौते पर दस्तखत करवा कर उसे लिफाफे में बंद करवा लूँगा। कल इस समय हम माजोर्का में हॉलिडे होम खरीद रहे होंगे। हैरी यह सुनकर बहुत रोमांचित नहीं हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि डर्सली दंपति मोजार्का में उसके साथ प्रीवियस ड्राइव से ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे। तो फिर ठीक है, अब मैं शहर से डडली और अपने लिए डिनर जैकेट लेने जाता हूँ। और फिर उन्हें गुर्राहट में हैरी से कहा, और तुम, जब तुम्हारी आंटी सफाई करे तो उनके रास्ते में मत आना। हैरी पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। दिन खुशनुमा और सूरज की रोशनी से भरा था। वो लॉन के पार गया, बगीचे की बेंच पर बैठा और धीमी आवाज़ में गाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ना कोई कार्ड, ना कोई तोहफा, और वह आज की शाम इस तरह गुजारेगा जैसे वह दुनिया में हो ही नहीं। वह दुखी मन से झाड़ियों में एकटक देखने लगा। उसे कभी इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। हॉगवर्ट्स की किसी भी चीज़ से ज़्यादा, क्विडिच खेलने से भी ज़्यादा हैरी को सबसे अच्छे दोस्तों रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर की याद आ रही थी। बहरहाल ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को उसके बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। पूरी गर्मियों में दोनों में से किसी ने भी उसे एक खत तक नहीं लिखा, जबकि रॉन ने हैरी से कहा था कि वो उसे अपने घर रहने के लिए बुलाएगा। अनगिनत बार हैरी जादू से हेडविग के पिंजरे का ताला खोलने की कगार पर था और उसके द्वारा रॉन और हरमाइनी को चिट्ठी भेजना चाहता था, परंतु ये इतना महत्वपूर्ण काम नहीं था कि उसके लिए इतना बड़ा जोखिम लिया जाए। नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करने की इजाज़त नहीं थी। हैरी ने यह बात डर्सली दंपति को नहीं बताई थी। वो जानता था कि वे जादुई छड़ी और जादुई झाड़ू के साथ उसे भी सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में सिर्फ इसलिए बंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि हैरी उन सबको गुबरैले कीड़े में बदल देगा। डर्सली परिवार में लौटने के 2 सप्ताह बाद तक हैरी अनाप शनाप मंत्र बोलता था, जब डडली अपनी जान छुड़ाकर थुल-थुल पैरों से कमरे के बाहर भागता था। लेकिन रॉन और हरमाइनी की लंबी खामोशी के कारण हैरी अब खुद को जादुई दुनिया से इतना अलग थलग महसूस कर रहा था कि उसे डडली को सताने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। और अब तो रॉन और हरमाइनी उसका जन्मदिन तक भूल गए थे।
हॉगवर्ट्स से अगर एक भी ख़त आ जाए तो बदले में वह इस समय कुछ भी दे सकता था, किसी भी जादूगरनी या जादूगर के ख़त के बदले में। यहाँ तक कि अपने जानी दुश्मन ड्रैको मैल्फॉय की शक्ल देखकर भी वह एक तरह से खुशी होगा, क्योंकि उसे यकीन हो जाएगा कि यह सब महज एक सपना नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने हॉगवर्ट्स में पिछले साल मौज मस्ती ही की हो। साल के आखिर में हैरी ने किसी और का नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सामना किया था। वोल्डेमॉर्ट अब पहले जितना शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन वह अब भी डरावना था, अब भी चालाक था, अब भी दोबारा शक्तिशाली बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। हैरी दूसरी बार वोल्डेमॉर्ट के चंगुल से बच निकला था, लेकिन इस बार वह बिल्कुल बाल बाल बचा था। हालांकि यह घटना कई सप्ताह पुरानी हो चुकी थी, परंतु अब भी उसकी यादों की वजह से वह रात को जाग जाता था, ठंडे पसीने में नहा जाता था और सोचने लगता था कि वोल्डेमॉर्ट इस समय जाने कहाँ होगा। उसे वोल्डेमॉर्ट का लाल चेहरा और उसके गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें याद आ जाती थी। हैरी अचानक बगीचे की बेंच पर तन कर बैठ गया। वह झाड़ियों को यूं ही घूर रहा था, लेकिन अचानक झाड़ियाँ पलटकर उसे घूरने लगी। पत्तियों के बीच दो बड़ी हरी आंखें उभर आई थी। जैसे ही हैरी उछलकर खड़ा हुआ, लॉन के दूसरे तरफ से एक चिढ़ाने वाली आवाज़ तैरती हुई आई। डडली बतख जैसी चाल चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था और गाना गा रहा था, मैं जानता हूँ आज कौन सा दिन है। बड़ी बड़ी आंखें झपकी और गायब हो गई। क्या? हैरी ने पूछा। उसने अब भी अपनी आंखें झाड़ियों पर से नहीं हटाईं। मैं जानता हूँ आज कौन सा दिन है, डडली ने उसके बिल्कुल पास आते हुए दोहराया। बहुत अच्छे, हैरी ने कहा। चलो अब तुम्हें सप्ताह के दिन तो याद हो गए। डडली ने ताना मारा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, परंतु यह तो बताओ तुम्हें किसी ने भी कोई कार्ड क्यों नहीं भेजा? क्या उस अजीब जगह पर तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं है? हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया, बेहतर होगा कि तुम्हारी माँ यह ना सुन ले कि तुम मेरे स्कूल के बारे में बात कर रहे हो। डडली ने अपना पैंट ऊपर सरकाया जो उसकी मोटी कमर से नीचे सरक रहा था। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, तुम झाड़ियों को क्यों घूर रहे थे? हैरी ने कहा, मैं यह सोच रहा था कि इनमें आग लगाने के लिए सबसे अच्छा मंत्र कौन सा होगा। डडली तत्काल पीछे की ओर लड़खड़ाया और उसके मोटे चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डैडी ने तुम्हें जादू करने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा है कि वे तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम कहीं दूसरी जगह जाकर रह भी नहीं सकते। तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है जो तुम्हें अपने घर पर छू मंत्र काली कंतर। हैरी खूंखार आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। तेरा वचन न जाए खाली, जल तू जलाल तू। मम्मी! डडली चीखते हुए जान छुड़ाकर गिरते पड़ते हुए घर की तरफ भागा। मम्मी देखिए हैरी क्या कर रहा है। हैरी ने एक पल के इस आनंद की बहुत भारी कीमत चुकाई। चूँकि डडली या झाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए पेटूनिया आंटी समझ गई कि उसने सचमुच जादू नहीं किया था। फिर भी उन्होंने साबुन लगा फ्राइंग पैन हैरी पर फेंक कर दे मारा और उसे झुककर अपना सिर बचाना पड़ा। इसके बाद पेटूनिया आंटी ने उसे बहुत सारे काम दे दिए और यह भी बता दिया कि जब तक वह काम पूरे नहीं कर लेगा तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। आगे की कहानी मेरे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।